हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीट के 30 डेज डिवीजन बैच का 25वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है सूचना तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी। हम पूरा कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें सूचना तकनीकी के आधारों की, तो इसके दो आधार हैं, एक आईटी, एक आईसीटी। आईटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक संपूर्ण संदर्भ को प्रदर्शित करता है, यानी कि पूरा आईसीटी इसी के अंदर आता है। उसके ही एक ब्रांच के रूप में है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये शिक्षा के संदर्भ में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? संचार, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान। वो किस में आता है? आईसीटी में। बात करें इसके कुछ टर्म्स के बारे में, तो सूचना, इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है? इंफॉर्मेटिया या इन्फॉर्मा से। ये किसी वस्तु या संकल्पना के आकार का वर्णन करता है, यानी सूचना देता है हमें। तकनीकी के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है टेक्निकोस। ये एक लैटिन वर्ड है, कला या व्यवहारिकता का प्रदर्शन करता है। ये तकनीकी व ज्ञान का सम्मिश्रण के बारे में बताता है। उससे वर्ड क्या बना अपना? तकनीकी। उसके बाद है अपना संचार, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? कम्युनिटियास, ग्रीक वर्ड है ये, या कम्युनिकेटर, ये एक लैटिन वर्ड है। इन दोनों वर्ड से किसकी उत्पत्ति हुई? संचार की। इसका अर्थ क्या होता है? बात करना या समझना या साझा करना। अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कुछ सामान्य सी जानकारी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी शब्द का पहली बार प्रयोग 1958 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेख में किया गया था। ये एक पत्रिका है जिसके लेख में सबसे पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी वर्ड हमें सुनने को मिलता है। इसके बाद संचार व्यवस्था का आरंभ 1962 में टेलेस्टर उपग्रह के प्रक्षेपण के समय हुआ था। इसके इनके सबके पिक्चर्स मैंने ऐड किए हैं इसमें, जिससे आपको ज्यादा याद रहे फोटोज देख के। तो देखिए 1962 में टेलेस्टर उपग्रह के प्रक्षेपण में पहला संचार उपग्रह कौन सा था? अर्ली बर्ड। ये आपको याद रखना है, पहला संचार उपग्रह कौन सा था? अर्ली बर्ड। सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द पहली बार प्रयोग में कब आया? 1950 में। और राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1987 में। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने। ये देखिए, ये है पहला सूचना उपग्रह, कौन सा? अर्ली बर्ड। ये पिक्स मैंने इसलिए डाली है, पिक्चर्स देखने के बाद थोड़ा ज्यादा याद रहता है। ये है अर्ली बर्ड। इसके बाद है आईसीटी के प्रकार। एक है परंपरागत सूचना तकनीकी और एक है आधुनिक सूचना तकनीकी। परंपरागत में क्या है? पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, मौखिक सूचनाएं, जैसे संवाद, वार्तालाप, आपने किसी को कुछ बोला, उससे सूचना का आदान प्रदान हुआ। आईसीटी के अंदर यही आता है। एक होता है सीधा हम सामने किसी को सूचनाएं देते हैं, जैसे बोल के, लिख के, और एक होता है किसी तकनीक का प्रयोग करके, जैसे कि हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, अन्य जैसे मोबाइल वगैरह है। तो उसमें तकनीक का उपयोग करके हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये हुए अपने आईसीटी के प्रकार। इसके बाद है सूचना तकनीकी के उपकरण। किन किन माध्यमों से हम सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं? सबसे पहले बात करें कंप्यूटर की। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर बनाया था। ये मेनली आज जैसा कंप्यूटर नहीं था, ये केवल गणना करने के कार्य काम आता था। वो मैंने उसका भी फोटो आपको डाला है, जिससे आपको अच्छे से याद रहे। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन नाम का उपकरण बनाया था। पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये था डिफरेंस इंजन। ये कंप्यूटर नहीं था कोई आज के हिसाब से, लेकिन ये उस समय गणना करने के कार्य आता था। कंप्यूटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको आपके कार्य को आसान कर दे, या जिसमें ये केवल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कोई भी हो ना, उसको कंप्यूटर अपन बोलते हैं। जैसे कैलकुलेटर भी एक छोटा कंप्यूटर है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रथम पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। इसका निर्माण हुआ था 1946 में। ये पहला पूर्ण रूप से कंप्यूटर था। इसके बाद कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? कंप्यूटर या कंप्यूटेयर। ये डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। सबसे पहले डाटा कोई अपन इसको देते हैं, फिर ये इसको प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में बदलता है। ये हुई सूचना तक कंप्यूटर का कार्य कैसे करता है। सबसे पहले कंप्यूटर डाटा लेता है, डाटा को प्रोसेस करता है और फिर आगे उसको सूचना के रूप में सामने वाले को देता है। ये हो गया अपना कौन सा? डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज का। इसके बाद कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। पीढ़ियों का मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर में एडवांसमेंट आती जाती है, एनहांस होता जाता है, वैसे वैसे उसका आकार, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी स्पीड, ये सारी चीजें बदलती जाती हैं। तो ये उसी के आधार पे है। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर हमने ऐसे बनाया, तो उसके बाद थोड़ा और इसको डेवलप किया, फिर और डेवलप किया, तो उनके आधार पे। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब से बनते थे। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये 1945 से 55 तक जो चले थे वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी में 1956 से 1964 तक इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का भी फोटो है मेरे पास। तृतीय पीढ़ी में 1965 से 71 तक इसमें आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो चिप टाइप जिसको हम चिप बोलते हैं, वो। उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी में 1972 से 80 तक वेरी लार्ज आईसी, वीएलआईसी बोलते हैं इसको। उसके बाद पांचवी पीढ़ी में
1980 से अब तक अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किल UNSI, ये आपको पांचों याद रखने हैं, इनमें से प्रश्न आएगा पक्का। ये देखिए, ये होती है वैक्यूम ट्यूब। तो पहला कंप्यूटर जो इस तरह का बना था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। उसके बाद आए अपना सेकंड जनरेशन वाला जिसमें ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे, ये ऐसा कंप्यूटर बना। फिर उसके बाद जो चिप हम जिसको बोलते हैं IC, ये जैसे जैसे इनका आकार छोटा होता गया, कंप्यूटर का आकार स्पीड वगैरह तेज होती गई, आकार छोटा होता गया। फिर ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। उसके बाद जो पांचवी पीढ़ी के 1980 से अब तक ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, इसको AI भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हो गया अपने फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो आजकल हम यूज करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के प्रकारों की बात की जाए तो कंप्यूटर की पीढ़ियां थी, जैसे जैसे जिस जनरेशन जैसे जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट होता गया उसके हिसाब से। अब वर्गीकरण की बात करें तो एक साधारण वर्गीकरण होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अनुप्रयोग के आधार पर, यूज के आधार पर जनरल पर्पस जिनको किसी भी कार्य में हम यूज कर सकते हैं, और एक होता है स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, किसी एक काम के लिए कोई कंप्यूटर कोई एक फिक्स काम करेगा। उसके बाद आकार और क्षमताओं के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इन चारों के बारे में बात करेंगे आगे विस्तार से। इसके बाद देखिए, ये होते थे एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद आए फिर ये डिजिटल कंप्यूटर, और ये फिर इन दोनों का मिक्स होके बने हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं हम, जैसे हमारा लैपटॉप है, हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं उसको। और स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर कैसे आते हैं, ये आपने देखे होंगे, वॉकी टॉकी होता है, वो एक सिर्फ फिक्स एक पर्पस के लिए यूज होता है, या फिर कैलकुलेटर हो गया, इस टाइप के जो होते हैं, जिस कैलकुलेटर ओनली गणना करने का कार्य आता है, तो वो एक स्पेशल पर्पज हो गया उसका। तो ये हुए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद बात करें मिनी कंप्यूटर, ये ऐसे होते थे। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये यूज होते हैं जहाँ बड़े कंप्यूटरों का यूज होता है, जैसे कि कोई ऑफिस होगा, भविष्यवाणी वगैरह, जो मौसम की भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, तो उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर जो अपने लैपटॉप वगैरह होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। और सुपर कंप्यूटर, इनकी स्पीड सबसे तेज होती है और ये सबसे अच्छे होते हैं। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। इंडिया परम सीरीज के ही सुपर कंप्यूटर निकालता है ज़्यादातर, तो इसी में ही आप आगे बढ़ेंगे। तो परम सिवाय जो भी परम सीरीज के कंप्यूटर है वो इंडिया के हैं सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कंप्यूटर की इकाइयों की बात करें, कंप्यूटर में होता क्या क्या है, इसकी तीन इकाइयाँ होती हैं। एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है CPU, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिससे हम कंप्यूटर को कोई सूचना या कोई डाटा इन करते हैं जिसके जरिए वो, फिर CPU क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जो फिर हमें वापस अपनी सूचनाओं को वापस समय देते हैं, उस डाटा को सूचना में बदल के वापस समय देते हैं। तो देखिए, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? माउस हो गया, माउस से हम जैसे माउस पे क्लिक करते हैं तो उससे हम सूचना कंप्यूटर को देते हैं, डाटा कंप्यूटर को देते हैं, फिर डाटा CPU उसको प्रोसेस करके वापस हमें लौटाता है। जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीजें हैं जिनसे हम डाटा कंप्यूटर को भेजते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार 1968 में क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स ने किया था, ये आपको याद रखना है। इन्हें सामान्यतः इसमें सामान्यतः 82 से 108 तक कुंजी होती है। कुंजियों के प्रकार अल्फाबेट की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, 12 होती है, नेविगेशन की, कैरेक्टर की और अदर कीज, ये आपको थोड़ा सा बस जानकारी रखनी है। उसके बाद माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने 1960 में किया था। ये पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके टाइप्स देखें तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ये पुराने होते हैं, ऑप्टिकल वाले जो आजकल आते हैं। उसके बाद स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, ये आपको याद रखना है। और जो हम स्कैनर के ऊपर कॉपी रखते हैं जो अपनी खुद की होती है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, वो जो सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। उसके बाद जो निकलती जो अपनी खुद की पर्सनल जो होती है, जैसे कोई फोटो कॉपी करवाने के लिए अपन मार्कशीट लेके जाते हैं, वो तो अपनी कौन सी हो जाएगी? हार्ड कॉपी। उसके बाद जो प्रिंट होकर निकलती है वो कौन सी होती है? सॉफ्ट कॉपी, आपको याद रखना है। बार कोड रीडर हो गया, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। देखिए, ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक ऐसा होता है, अगर आपने टेकन 3 वगैरह गेम खेले होंगे तो ये उसमें यूज होता है। ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन दोनों में आता है, ये इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। हम जो आपका कैमरा मोबाइल फोन होता है उसमें टच करके हम इनपुट उसको देते हैं, फिर वो वापस हमें आउटपुट भी देता है, तो टच स्क्रीन दोनों में आता है। उसके बाद हो गया वेबकैम और माइक्रोफोन, ये हुए इनपुट डिवाइस। इसके बाद है CPU। CPU के 3 भाग होते हैं, पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणितीय व तार्किक कार्य, और तीसरा कंट्रोल यूनिट। निर्देशों को समझना, इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नजर व नियंत्रण रखना किसका कार्य होता है? कंट्रोल यूनिट का। देखिए, सबसे पहले डाटा इंसर्ट किया जाता है, उसको फिर ALU मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये प्रोसेस करते हैं, उसके बाद डाटा फिर अपने को बाहर मिलता है। ये CPU आपने देखा होगा। इसके बाद है आउटपुट डिवाइस, जो हमें सूचनाएं देते हैं, जैसे मॉनिटर हो गई, मतलब स्क्रीन हो गई, ये सूचना देने का ही कार्य करता है। जो भी हम देखते हैं वो इसी पर देखते हैं। हेडफोन, ये भी हमें आवाज के रूप में सूचना देता है। प्रिंटर, साउंड कार्ड,
स्क्रीन प्रोजेक्टर, जीपीएस लोकेटर, प्लॉटर, वीडियो कार्ड और स्पीकर। ये सारे कौन से हो गए अपने, ये आप एक बार पढ़ लेना। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, एलसीडी, प्लॉटर और जो कॉमन डिवाइस कौन कौन से हैं जो दोनों कार्य करते हैं, टच स्क्रीन, हेडफोन है और प्रिंटिंग मशीन है। ये दोनों क्या हो गए, ये कॉमन डिवाइस हो गए, इनपुट भी है और ये आउटपुट भी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं और कॉमन कौन से होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनसे एक प्रश्न आता है। इसके बाद है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने का स्थान, जहां हम डाटा को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। मेमोरी दो तरह की होती है कंप्यूटर की, एक होती है प्राथमिक मेमोरी और एक होती है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी इंटरनल होती है, आंतरिक मेमोरी बोलते हैं इसको। ये सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है और ये मुख्य मेमोरी होती है। जो भी डाटा होता है शुरुआती वो इसी में होता है। इसके बाद आती है द्वितीय मेमोरी, कौन सी होती है, इसको सहायक मेमोरी बोलते हैं, जैसे बैंकिंग, स्टोरेज, और ये स्थायी होती है। ये इसका कंप्यूटर के बंद चालू होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब कंप्यूटर वापस स्टार्ट होता है तो फिर पुनः अपना डाटा फिर से कलेक्ट करता है और फिर स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना है। तो इसके मेमोरी के हमने दो तरह पढ़े, दो टाइप्स पढ़े, कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। इसके बाद प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। देखिए रैम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी होती है, इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये इसके लिए विद्युत आपूर्ति जरूरी होती है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हम कंप्यूटर को, जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक ये मेमोरी अपना डाटा सेव करके रखती है, जैसे ही बंद होता है तो ये पुनः शुरुआत से अपना डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, इसलिए इसको अस्थिर मेमोरी बोलती है। ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी चिप होती है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो रैम कैसी हो गई, ये अस्थायी मेमोरी हो गई। उसके बाद हो गया अपना कौन सा, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये स्थायी और स्थिर मेमोरी होती है। और जैसे कि आपका जो मेमोरी कार्ड होता है या जिसको चिप बोलते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप उसमें कोई वीडियो या सॉन्ग्स डाउनलोड करते हो तो वो मोबाइल ऑफ होने के बाद भी उसमें रहते हैं, वो स्थायी होते हैं, वो चले नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐप चालू किया तो जब तक मोबाइल चालू है तब तक वो ऐप चालू रहेगा, जैसे ही मोबाइल अचानक से ऑफ हुआ तो फिर वापस जब आप मोबाइल चालू करोगे तो आपको वापस से वो ऐप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐप डाउनलोड किस में होता है, किस में प्रोसेस होता है, रैम में। और जो भी हम डाउनलोड करते हैं उस ऐप में, जैसे कि सॉन्ग्स, वीडियोज, वो किस में जाती हैं, रोम में। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए ये स्थायी मेमोरी है। तो जो स्थायी रहती है वो कौन सी है, रोम। तो इसके भी तीन प्रकार हैं, पी रोम, ई रोम और ई पी रोम। इनके आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, प्रोग्रामेबल रीड एंड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हो गए इसके कौन से, तीन। इसके बाद है अपना द्वितीयक मेमोरी। इसे बैकअप डाटा के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी और फ्लैश ड्राइव। ये सारे कौन से हैं, बैकअप डाटा के रूप में यूज होते हैं। ये हुई सेकंड मेमोरी। नंबर 3 है कैश मेमोरी। ये छोटी अवधि के लिए प्रोग्राम को स्टोर करके रखती है। आपने देखा होगा जब मोबाइल ज्यादा देर यूज करता है तो कैश मेमोरी का साइज बढ़ता जाता है और फिर उसको क्लियर अपन कर सकते हैं बाद। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होती है ये, और ये भी कैसी होती है, अस्थायी होती है, इसको हटाया जा सकता है और ये मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है। इसके बाद मेमोरी यूनिट्स की बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें एक बिट जो होता है वो बाइनरी डिजिट होता है। इसके बाद 8 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक बाइट। फिर 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं, एक केबी, एक किलोबाइट। इसके बाद 1024 केबी मिलके क्या बनाते हैं, एक एमबी यानी मेगाबाइट। इसके बाद 1024 एमबी मिलके क्या बनाते हैं, एक जीबी यानी गीगाबाइट। 1024 जीबी मिलके क्या बनाते हैं, एक टीबी यानी टेराबाइट। इसके बाद 1024 टीबी मिलके एक पीबी यानी पेराबाइट। तो ये केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी, ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं, आपको याद हो जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आएगा पक्का। इसके बाद देखिए अगला है अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक है, यानी कंप्यूटर चालू करते हो आप सबसे पहले यही स्टार्ट होता है, कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसमें कौन कौन से आते हैं अपने, जैसे कि आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करोगे आपने देखा होगा सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, विंडोज या आपका जो भी प्रोसेस सिस्टम है उसमें वो स्टार्ट होगा। उसके बाद दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उसके बाद स्टार्ट होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, जो भी एप्लीकेशन है वो बाद में। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बग क्या होता है, सॉफ्टवेयर में त्रुटि आने को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। और डीबगिंग, त्रुटि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो डीबगिंग कहलाती है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं तीन तरह के। एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सभी कार्यों का संचालन, नियंत्रण और उपयोगकर्ता के डेटा को मशीनी भाषा में बदलता है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है यूटिलिटी प्रोग्राम, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाने, रखरखाव और सुरक्षा के यूज आते हैं, जैसे कि डिस्क कंप्रेशन, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर्स और एंटीवायरस। वायरस भी क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, आपको याद रखना है, वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है जो। इसके बाद है प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रोग्राम कौन कौन सी लैंग्वेज में अपन लिखते हैं, प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने हेतु C++, जावा इत्यादि लैंग्वेज यूज की जाती हैं। इसके बाद डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, निर्देशों का ऐसा समूह जो क्या करता है, कंप्यूटर का परिचय किससे करवाता है, हार्डवेयर से करवाता है। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर ये देखिए
ये पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए एक बार। जैसे लिनक्स है, विंडोज है, एंड्रॉइड है। आपने देखा होगा जब भी मोबाइल स्टार्ट करें देखना, स्विच ऑफ जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे पहले विंडोज स्टार्ट होता है, उसके बाद ये सारे ऐप्स स्टार्ट होते हैं। तो ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है हमने हार्डवेयर की बात कर लेते हैं एक बार कि हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर ऐसे उपकरण होते हैं जिनको हम सामने से देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इतना मतलब इजीली समझ लीजिए। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे कौन से होते हैं, हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर को संचालित करने के कारण आते हैं। जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, इनको आप टच नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर के अंदर के होते हैं। और जो कीबोर्ड या मॉनिटर या फिर बात करें उसके अलावा प्रिंटर वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं। ये अपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक होता है लैन, मैन और वैन। ये इसके एरिया के आधार पर इनका नाम दिया गया है, जिसका जितनी ज्यादा रेंज होती है वो उसी आधार पर। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है जो सर्वर, बाकी डम कंप्यूटर को टर्मिनल कहलाते हैं। तो एक तो मास्टर कंप्यूटर होगा और इससे जुड़े हुए बाकी कंप्यूटर्स होंगे। ये आपको टर्म्स याद रखनी है थोड़ी थोड़ी। तो ये होता है लैन जो अपन यूज करते हैं घरों में। उसके बाद आता है कौन सा, वैन। पहले वैन देख लीजिए, वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे विश्व में जैसे कि इंटरनेट। और एक होता है मेन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, ये शहरों में होता है। जैसे कि सेल्यूलर फोन नेटवर्क। तो जो फोन को सेल्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसका जो नेटवर्क होता है वो सेल्स में एक तरीके, इसलिए तो ऐसे टावर लगाए जाते हैं। इस टावर का एरिया यहाँ तक होगा ऐसे, तो इसलिए इसको, ये किसके अंडर आते हैं, मेन के। इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद ये वैन जो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे विश्व में। देखिए ये हो गया लैन, जिससे हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट, ये सारी चीज़ों को जोड़ के यूज करते हैं। उसके बाद हो गया मैन जो मेट्रोपॉलिटन यानी पूरे शहर को कवर करता है। उसके बाद हो गया वैन, इसके अंदर पूरा ये पूरे विश्व के आप सोच सकते हैं जैसे कि इंटरनेट। तो ये हो गया लैन, वैन और मैन, इनके नाम आपके याद रखने। इसके बाद है कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीकों की बात करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, नेटवर्क टोपोलॉजी। ये देखिए एक, ये सिर्फ आपने किस बात करें कि किस तरीके से कंप्यूटर को जोड़ रखा है, उन्हीं के आधार पर बस इनके नाम है, तो इनके कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए रेखीय, सभी कंप्यूटर एक ही केबल के द्वारा जुड़े हों। वृत्ताकार, इसमें प्रत्येक 2 नोड होते हैं। ये वृत्ताकार हो गया, ये स्टार हो गया क्योंकि ये स्टार वाली शेप में है। केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं जिसके होस्ट हब कहते हैं। इसके बाद हो गया ट्री टोपोलॉजी, पेड़ के उसमें है। इसको, इसका जो मेन कंप्यूटर होता है उसको रूट नोड बोलते हैं। ग्राफ या जाल टोपोलॉजी, किसी भी नोड को किसी भी नोड से जोड़ा जा सकता है। ये आपको याद रखना है कौन कौन से इसमें, स्टार और ट्री टोपोलॉजी, ये 2 मेन आपको याद रखने। ये देखिए ये इनके टाइप्स हैं। आप जिस भी तरीके से कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं ये उसी के आधार पर बोला जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ये देखिए बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये रिंग के शेप में है। ये सारे ये जो डॉट है ये कंप्यूटर्स हैं, और ये जो ये है ये मेन कंप्यूटर है। तो ये हो गया हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये ट्री टोपोलॉजी, ये मैश टोपोलॉजी। ये आपको याद रखना है कि बस आपको इतना याद रखना है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया होती है कि किस आधार पर जोड़ा गया हमको। इसके बाद है कुछ इंटरनेट की बात करते हैं और इसके उपकरण और शब्दावलियों की बात करते हैं। तो इंटरनेट में क्या क्या यूज होता है, आपने मॉडेम देखा होगा। इन सब के मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ये सब आपने यूज किया हुआ है। मॉडेम क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को एक दूसरे में रूपांतरित करने की युक्ति होती है। मॉड्यूलेशन, ई डिजिटल एनालॉग में परिवर्तन करता है और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तन करता है। तो मॉडेम आपको याद रखना है, मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है। मॉडेम क्या करता है, ये रूपांतरण करता है किसका, डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में। उसके बाद आ गया राउटर। फिर होता है गेटवे, 2 बिल्कुल भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हेतु उपयोग किया जाता है। और प्रोटोकॉल स्थानांतरण का कार्य भी क्या करता है, गेटवे। मतलब 2 अलग अलग नेटवर्क हो उनको जोड़ने का कार्य कौन करता है, गेटवे। उसके बाद आ गया रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, निम्न सिग्नल को उच्च सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति क्या होती है, रिपीटर। जहां नेटवर्क कम रहते हैं वहां रिपीटर यूज किया जाता है। उसके बाद आ गया गेस्ट, एग्जीक्यूट करवाने वाला कंप्यूटर क्या होता है, गेस्ट कंप्यूटर होता है। उसके बाद नोड, लेन से जुड़े हुए कोई भी उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉडेम इत्यादि किसके अंडर आते हैं, नोड। उसके बाद एक टर्म है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। और इसकी खोज किसने की थी, टिम बर्नर ली, ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद है URL, नेटवर्क पर एक अद्वितीय एड्रेस, इसको क्या बोलते हैं, URL। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। HTTP की फुल फॉर्म। HTML की क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेबसाइट बनाने की यूज आता है, कौन सा, HTML। इसके बाद आता है वेबसाइट। वेबसाइट एक पुस्तक की भांति होती है, इसका प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या कहते हैं, ISP, जिसके जरिए हमें इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद हाइपरलिंक, जिस लिंक के माध्यम से सभी पेज आपस में जुड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। वेब डोमेन क्या होता है, www के बाद प्रयुक्त होने वाला एड्रेस क्या कहलाता है, वेब डोमेन कहलाता है, जो भी वेबसाइट का पता होता है, व्यवसाय का पता होता है। और ये कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे .com, .edu, etc,
ये बाद में लगे एक्सटेंशन कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन। सबसे पहले आएगा कौन सा? www, फिर वेबसाइट का एड्रेस, फिर वेबसाइट एक्सटेंशन जो भी होगा तो वेब एक्सटेंशन। ये देखिए, ये होता है मॉडेम, ये होता है एनआईसी, ये होता है रिपीटर, ये होता है हब, ये होता है स्विच, इसको बोलते हैं राउटर, ये ब्रिज और ये गेटवे। तो इन सब की एक बार आप पिक्चर्स अच्छे से देखोगे तो आपको याद रहेगा कौन क्या कार्य करता है। इसके बाद है सूचना तकनीकी के अनुप्रयोग। ये आपके अलग से एक टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले बताओ, जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल हैं उनके नाम याद रखने हैं, उनकी डेट याद रखनी है। वो मैंने सारी करवा दी है करंट अफेयर्स में, कब कौन सा पोर्टल यूज हुआ और लॉन्च हुआ और उसका क्या यूज है, वो सारी चीजें वो इसमें यही आती है कि सूचना तकनीकी का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ई शासन जो गवर्नमेंट यूज करती है, ई कॉमर्स बिजनेस में, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग और ई शॉपिंग इत्यादि। देखिए ई शासन में क्या है, जैसे जिसको ई गवर्नमेंट बोलते हैं, ये सिटीजन्स के लिए तो इसको G2C बोल देते हैं, एम्प्लॉइज के लिए है तो G2E बोल देते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर यूज करते हैं तो इसको G2G बोल देते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस यूज होता है तो G2B। इस शासन के तहत उपलब्ध सेवाएं कौन कौन सी? ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा 2004 में यूज की गई। वर्तमान में 600 से अधिक सेवाएं देते हैं ये, और राज्य में 55,000 से अधिक ई मित्र संचालित है। आपको डेट याद रखनी है कब शुरू किया गया राजस्थान में। सेवाएं क्या देते हैं? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह, जाति मूल्यवास, बिल भुगतान, संस्थाओं की फीस इत्यादि। इसके बाद है ई परिवहन, वाहनों के पंजीकरण, चालक आज्ञा पत्र, कर शुल्क इत्यादि। ये आजकल सारा ऑनलाइन होने लग गया तो इसको ई परिवहन में डालते हैं। इसके बाद ई मेडिसिन, विभिन्न चिकित्सालयों पर नेटवर्क स्थापित करना। आजकल हर हॉस्पिटल में आपको नेटवर्क की सुविधा मिलेगी, सारा काम ऑनलाइन होगा। ई एजुकेशन, इंटरनेट संचार के माध्यम से शिक्षा। ये जब आप शैक्षिक प्रबंधन पढ़ेंगे उसमें नवाचार में आएगा ये ई एजुकेशन। इसके बाद ई पंजीकरण, ई प्रजातंत्र, ई न्यायालय, ई पुलिस, ये क्या है? ये सारे वेबसाइट और एप्स हैं गवर्नमेंट के। इसके बाद है ई कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार, जिसमें ई शॉपिंग, ई बैंकिंग इत्यादि शामिल है। B2B, जब B2B किसको बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, जब कोई कार्य किया जाता है ऑनलाइन उसको B2B। B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जैसे कि अमेजॉन करता है, फ्लिपकार्ट करता है, वो बिजनेस जो होता है उसको कस्टमर से मिलाने का काम कौन करता है? B2C। C2C क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे कि OLX.com या बाकी जितनी भी हैं उनके बारे में, ये इनके नाम आपको हल्के फुल्के याद रखने हैं बस। वैसे ये सारा आपने यूज किया हुआ है तो इसमें ज्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। आगे आगे हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राजस्थान बोर्ड की बुक के, तब आपको अच्छे से याद रहेगा कि एग्जाम में आता क्या है। ये केवल सामान्य सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर इनसे प्रश्न आता है तो आप कर पाओ। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, उनके बारे में देखिए। EFT क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फुल फॉर्म इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं से ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसके बाद भीम क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद UPI क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IMPS क्या है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इनके सबके नाम आपको याद लिखने हैं और याद करने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम आगे प्रश्न लगाएंगे सारे जितने भी राजस्थान बोर्ड के हैं। देखिए ये सारे राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो इनपुट यूनिट का, जो डाटा इंसर्ट करता है कंप्यूटर में, ये हो गया इनपुट यूनिट। इसके बाद एक कंप्यूटर सिस्टम में निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। ये आपको याद रखने हैं, प्रश्न ऐसे ही आते हैं सिंपल सिंपल से। ये राजस्थान बोर्ड की जो RBSC की 9th और 10th की जो बुक है उनके प्रश्न है, सारे इंपोर्टेंट हैं। इसके बाद है एक कंप्यूटर सिस्टम में एक कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त घटकों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वे घटक जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनको देखा और छुआ जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ये 8 बिट होते हैं। ये आपको याद रखनी है, सारी यूनिट याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद पेट्रोल पंप पर किस प्रकार का कंप्यूटर यूज किया जाता है? तो ये कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर। ये आपको याद रखना है, कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग कहाँ किया जाता है? टेक्स्ट चिपकाने में, ग्राफिक्स वर्क में, बैंकिंग कार्यों में और सभी में। तो ये सभी में यूज किया जाता है न्यूमेरिक कीपैड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद टाइपमेटिक की दर क्या होती है? इंपोर्टेंट, ये होती है 10 बार प्रति सेकंड, ये आपको याद रखना है। माउस क्या है? चुनावी उपकरण। प्लस ये हिंदी में वर्ड आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन ये क्या है? एक प्रेषण उपकरण है। माउस क्या है? एक प्रेषण उपकरण जो सूचनाएं देता है, यानी कि इनपुट डिवाइस। इसके बाद किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ ब्लॉक क्या कहलाता है? देखिए हार्ड कॉपी क्या होती है? जो अपन हाथ से लिखते हैं, जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो प्रिंटर से निकलती है, ये आपको याद रखना है। CRT की आंतरिक सतह पर अक्सर रहता है, ये इंपोर्टेंट है। ये फॉस्फोरस, CRT जो होता है कैथोड वाला जो होता है वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज पदार्थ होता है, फॉस्फोरस की बनी हुई होती है। इसके बाद प्राथमिक संग्रहण माध्यम कौन सा है इनमें? तो मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी होती है ना, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद प्रकाशीय तकनीकी का उपयोग कहाँ किया जाता है? सीडी रोम में। आपने देखा होगा सीडी का जो चमकता हुआ सब होता है, उसी से सारा डाटा उसमें जाता है। तो ये किस में होता है? सीडी रोम में प्रकाशीय तकनीकी का प्रयोग। तो मतलब टाइपिंग की वो तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीकी से बराबर होती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रभाव प्रचालन। ये इसकी हिंदी है नॉन इम्पैक्ट, ये यहाँ है प्रभाव, सॉरी ये इम्पैक्ट रनिंग इसको बोलते हैं। ये इसकी हिंदी में यहाँ कन्वर्ट हो गया, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है अपना ड्रम प्रिंटर। क्या है? ये कैरेक्टर प्रिंटर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर सर्वर से आने वाली सूचनाओं को एक अच्छे प्रारूप में दिखाने का कार्य कौन करता है? ये एक वेब ब्राउजर करता है। आपने वेब ब्राउजर यूज किए होंगे, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, ये सारे क्या है? वेब ब्राउजर है। HTTP का पूरा नाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। इसके बाद अपना किसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम बताइए, तो FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद माइक्रोफ्लॉपी का संचयन क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB, ये आपको याद रखना है, माइक्रोफ्लॉपी जो होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर होती है जो सबसे तेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना हुआ? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो धातु के तार से नहीं बनी हुई होती, ऐसे होती है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा फिजिक्स में, इस टाइप की एक केबल होती है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम, ये हम पढ़ चुके हैं। मेमोरी, प्रकाशीय तकनीकी, ये भी हम CD रोम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस स्लाइड में याद रखना ही है, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, ये आपको याद रखना है। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसका स्रोत कोड सबके लिए खुला हो? तो इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ICT के किसी एक क्षेत्र का नाम बताइए, जो रोजगार का नाम बताइए। तो ये क्या है? ग्राफिक डिजाइनर, कुछ भी बता सकते हैं आप इसमें। ये ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं पे फोकस ज्यादा करूंगा। सबसे पुराना और सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम कौन सा है? तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ये आपको याद रखना है। WAN पढ़ चुके हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। बौद्धिक संपदा संगठन, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, 1967। भारत में कितने अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो ये 8 अधिनियम है जिनके अंदर बौद्धिक संपदा को सुरक्षित किया गया है। ICT के विस्तार के चलते आज पूरे विश्व को क्या नाम दिया गया है? तो ग्लोबल विलेज, आप सब जानते हैं। साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कॉपीराइट का, आपने नाम सुना होगा कॉपीराइट का। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक या शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी को क्या कहते हैं? तो एकेडमिक बेईमानी या शैक्षिक छल कहा जाता है इसको। बौद्धिक संपदा संगठन 1967। किसी वेबसाइट के सबसेट को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। जैसे कोई वेबसाइट होती है, उसमें कोई पेज ओपन हो, उसके अपन न्यू पेज पे आप जब जाते हैं तो उसके क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये डोमेन नाम से जाना जाता है। किसी व्यवहारिक संस्था का डोमेन नेम क्या होगा? तो ये .com, व्यवसायिक संस्था का डोमेन नेम क्या? .com। इंटरनेट पर वांछित सूचना ढूंढने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। ये क्वेश्चन आता है बार बार और इजी क्वेश्चन है, याद रखना है। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं? तो ये ई-मित्रा, ये इंपोर्टेंट है। आपको गवर्नमेंट की राजस्थान की जितनी भी पोर्टल है वो सब आपको एक बार पढ़ लेने हैं कि वो किस यूज में आते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से आएंगे, हल्के फुल्के ऐसी जानकारियां पूछेगा वो आपसे कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, हार्डवेयर क्या होता है, कुछ ऐसी जानकारी आएंगी। बाकी सारा लगभग राजस्थान गवर्नमेंट का जो होगा वही आएगा। उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य क्या कहलाता है? तो ये ई-कॉमर्स के जरिए हम क्या करते हैं? कस्टमर को सीधे जो बिजनेस जो होता है उसमें मतलब उनके बीच के सारे गैप खत्म कर देते हैं। तो ये उसी बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद कौन सा साधन ई-लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? तो ई-लर्निंग में पुस्तकें प्रयोग नहीं होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, डिजिटल पाठ्य सामग्री होती है, पुस्तकें नहीं होती, पुस्तकें ऑफलाइन होती हैं। इसके बाद ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं? ये सारी हैं, ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये डिजिटल भारत है, भारत सरकार का। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने के कार्य को क्या कहते हैं? ई शॉपिंग कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाले अस्थायी पासवर्ड को क्या कहा जाता है? बैंक खाते की चाबी। ICT के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच व निष्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस, यानी कि सरकार का ये जो सरकार किसी सेवा के लिए जो भी ऑनलाइन चीजें यूज करती है उसको क्या बोलते हैं? ई शासन। भारत के डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना का क्या नाम है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ये आपको याद रखना है। और एक चीज और आप याद रखिए कि भारत का जो पहला बैंकिंग रोबोट था वो उसका क्या नाम था? लक्ष्मी। ये क्वेश्चन आता है, क्या रखना है? लक्ष्मी। ये बैंकिंग से संबंधित है, आपको याद रखना है। लक्ष्मी जो है उस केंद्र का नाम बताइए जहां विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। तो ई-मित्रा, हम पढ़ चुके हैं। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो ये सारे ही हैं, डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सारे।
अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार को क्या कहा जाता है? निजता, प्राइवेसी। कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगकर्ता का पता कौन लगाता है? तो ये क्या कहते हैं इसको? अधिप्रमाणन। ये आपको एक बार वर्ड्स बस याद रखने हैं क्योंकि ये सारे राजस्थान बोर्ड की बुक में है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी लेखक द्वारा अन्य लेखक की रचना की नकल करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। ये हम पढ़ चुके हैं पूरा। हाँ, ये सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का क्या नाम था? तो ये ARPANET आपको याद रखना है। ये पहला क्या था? इंटरनेट नेटवर्क था, स्थापित किया गया। WWW की खोज किसने की थी? हम पढ़ चुके हैं, टिम बर्नर्स-ली ने। इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी को क्या कहते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी हम पढ़ चुके हैं। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो ये है बिंग, जो स्कूलों में यूज किया जाता है। इसके बाद अपना सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो ईमेल। माइक्रोफ्लॉपी की संचयन क्षमता हम पढ़ चुके हैं कितनी? 1.44 MB। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तेज है? ये भी हम कर चुके हैं, ये हो चुका है अपना। तो लगभग सारे क्वेश्चंस हम जितने भी इंपॉर्टेंट थे राजस्थान बोर्ड की बुक में वो सारे कवर कर चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल आपका पूरा राजस्थान ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनका वीडियो आएगा। फिर उसके बाद 11 तारीख को शैक्षिक प्रबंधन का पूरा कवर किया जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन के बाद 12 तारीख को आपकी राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के जो भी टॉपिक बचे हैं वो सारा अपना कवर करेंगे। और उसके बाद 13 तारीख को कोई वीडियो नहीं आएगा। फिर 14 तारीख से लेके और 18 तारीख तक हम क्या करेंगे? मॉडल पेपर लगाएंगे। 5 या 6 मॉडल पेपर पूरे सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।